हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम कुछ क्वेश्चन जो हैं पॉइंट टू पॉइंट कराएंगे। ये जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम आते हैं कॉमर्स के, जैसे आपका नेट हो गया या फिर आपका जो है यूपी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी और स्टेट के हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ इनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये क्वेश्चन जो हैं आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया हैं और जो है आप एग्ज़ाम के पहले इसको जो है देख भी सकते हैं और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, कर्मचारियों को प्रशिक्षित विकसित इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में संस्था के लिए उनके मूल्य में वृद्धि हो जाए। यह अवधारणा किस पे आधारित है? यह अवधारणा देखिए आधारित है ऐतिहासिक लागत पंजीकरण विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्या आंसर है? ऐतिहासिक लागत पंजीकरण विधि। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, मानव संसाधन को पुनः स्थापित करने के लिए लागत मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसका देखिए उत्तर क्या है? पुनः स्थापना लागत विधि के अनुसार। तो मानव संसाधन की पुनः स्थापित करने के लिए लागत मूल्य को ज्ञात किया जाता है। इसका उत्तर है पुनः स्थापना लागत विधि के अनुसार। मतलब किसे ज्ञात किया जाता है? तो ज्ञात किया जाता है पुनः स्थापना लागत विधि के अनुसार। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए वित्तीय विवरण किसका लाते हैं? ये आपका जो है इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है पूरक वित्तीय विवरण। तो जो पूरक वित्तीय विवरण है उसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? पूरक वित्तीय विवरण। तो मुद्रास्फीति लेखांकन के अंतर्गत तैयार गए वित्तीय विवरण जो हम लाते हैं, तो वो वित्तीय विवरण कौन सा लाते हैं? ये लाते हैं पूरक वित्तीय विवरण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के लेखांकन हेतु ध्यान में रखा जाता है। तो क्या ध्यान में रखा जाता है? मुद्रास्फीति लेखांकन को। ठीक है, तो मुद्रास्फीति लेखांकन को ध्यान में रखता है। इसका ये राइट आंसर है, मतलब ये इसका उत्तर है। मुद्रास्फीति लेखांकन का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंध है? मुद्रास्फीति के, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने से। तो मुद्रास्फीति लेखांकन का संबंध किससे है? मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करने से। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। किसी व्यक्ति विशेष को प्रतिस्थापित करने पर होने वाली लागत है। तो भाई किसी व्यक्ति विशेष को प्रतिस्थापित करने वाली होने पर लागत क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत पुनः स्थापना की लागत कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत पुनः स्थापना की लागत कहलाती है। अब नेक्स्ट है, अवसर लागत विधि किसे कहते हैं? तो अवसर लागत विधि कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक बोली विधि। किसे कहते हैं? प्रतिस्पर्धात्मक बोली विधि कहते हैं। तो अवसर लागत विधि किसे कहते हैं? प्रतिस्पर्धात्मक बोली विधि कहते हैं। नेक्स्ट आइए, सीमित एवं वर्ग विभेद के कारण कर्मचारियों के मनोबल पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? क्या क्वेश्चन है? सीमित एवं वर्ग विभेद के कारण कर्मचारियों के मनोबल पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव पड़ता है प्रतिकूल। भाई सीमित एवं वर्ग विभेद के कारण कर्मचारियों के मनोबल पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह जानते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मॉडल जो भावी आय के वर्तमान मूल्य पर आधारित है। ऐसा कौन सा मॉडल जो भावी आय के वर्तमान मूल्य पर आधारित है? वो है लेब एंड शॉर्ट मॉडल। क्या है? लेब एंड शॉर्ट मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उपक्रम के सभी कर्मचारियों को अलग अलग समूह में एक रूपता के आधार पर विभाजित किया जाता है। ये कौन सा मॉडल है? ये है जग्गी एम लाउ मॉडल। तो उपक्रम के सभी कर्मचारियों को अलग अलग समूह में एक रूपता के आधार पर विभाजित किया जाता है। मतलब उपक्रम के सभी कर्मचारियों को अलग अलग समूह में एक रूपता के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक रूपता था वह क्या था, लेकिन समूह अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये कहा था, ये मॉडल जो बना था वो जग्गी एम लॉ मॉडल द्वारा बना था ये। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है 11। पर्यावरण लेखांकन के कौन से रूप होते हैं? तो कौन से रूप होते हैं? पहला होता है
पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन, दूसरा होता है पर्यावरण वित्तीय लेखांकन और तीसरा होता है पर्यावरण राष्ट्रीय लेखांकन। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चल रहे हैं। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन केंद्रित है, किस पे केंद्रित है, पर्यावरणीय लागत की जानकारी के बारे में। तो पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन केंद्रित कहाँ पे, पर्यावरणीय लागत की जानकारी के बारे में। इसमें काफ़ी हमने क्वेश्चन एनवायरनमेंट के लिए हैं, तो एनवायरनमेंट आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग है क्वेश्चन आपके, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल कभी निश्चित नहीं किया जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार। व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का कार्यकाल कभी निश्चित नहीं किया जाता है, ये कौन सी अवधारणा है, ये है चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार। क्वेश्चन 14 देखिए, संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोजन किस अवधारणा का परिणाम है, यह है चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो संपत्तियों में दीर्घकालीन विनियोजन किस अवधारणा का परिणाम है, यह है चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आय समानता अर्जित मानी जाती है। तो आय समानता कब अर्जित मानी जाती है, आय समानता अर्जित मानी जाती है विक्रय होने पर, ठीक है। तो विक्रय होने पर आय समानता अर्जित मानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना और लाभ कमाना, ठीक है। समाज की सेवा भी की जाती है, लाभ भी कमाई जाती है। इससे जो है व्यवसाय से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, समाज की सेवा है और प्रॉफिट भी कमाना होता है। व्यावसायिक संस्था का स्वरूप क्या है, व्यावसायिक संस्था का स्वरूप है साझेदार एकल व्यापार और संयुक्त पूंजी कंपनी। तो व्यावसायिक संस्था का स्वरूप क्या है, तो व्यावसायिक संस्था का स्वरूप है साझेदार एकल व्यापार है और संयुक्त पूंजी कंपनी। तो व्यवसायिक कोई संस्था है, उसका एक का स्वरूप यही होता है कि भाई साझेदार एकल व्यापार हो, पार्टनरशिप व्यापार हो रहा हो या संयुक्त पूंजी कंपनी आपने खोली हो। सामाजिक पर्यावरण घटक है, क्या है, मान्यताएं एवं परंपराएं। तो सामाजिक पर्यावरण घटक है मान्यताएं एवं परंपराएं। नेक्स्ट आइए, सामाजिक पर्यावरण का घटक कौन सा है। तो सामाजिक पर्यावरण घटक कौन सा है, यह है जनसंख्या की प्रवृत्तियां। तो सामाजिक पर्यावरण घटक कौन सा है, यह है जनसंख्या की प्रवृत्तियां, ठीक है। और इसका एक और आंसर है व्यक्तिगत आवश्यकता और सांस्कृतिक तत्व। तो जनसंख्या की प्रवृत्तियां हैं, आपका दूसरा आंसर है व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं और सांस्कृतिक तत्व। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहे हैं, शासकीय नीतियों में क्या शामिल है। तो शासकीय नीतियों में क्या शामिल है, सरकारी नीति, फिर है आपका आयात निर्यात नीति और औद्योगिक नीति। तो सरकारी नीति पहले, फिर नंबर 2 है आयात निर्यात नीति, फिर औद्योगिक नीति। बहुआयामी वातावरण किससे प्रभावित होता है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। 3 आंसर इसके, एक राजनीतिक कारण है, एक सामाजिक कारण है और एक आर्थिक कारण है। तो बहुआयामी वातावरण किससे प्रभावित होता है, राजनीतिक कारण से, सामाजिक कारण से और आर्थिक कारण से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन सा पर्यावरण घटक राजनीतिक अस्थिरता का कारण है। तो कौन से भाई राजनीतिक अस्थिरता कौन से कारण है, सरकारी नीतियाँ हो सकती हैं, युद्ध हो सकता है और सामाजिक उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। ये 3 जो हैं पर्यावरण घटक के राजनीतिक अस्थिरता के मेन कारक हैं। व्यवसाय पर आज स्थानीय और क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्यवसाय पर आज स्थानीय और राष्ट्रीय तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अंतर्राष्ट्रीय घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण है वैश्वीकरण। तो व्यवसाय पर आज स्थानीय और राष्ट्रीय तत्वों का भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अंतर्राष्ट्रीय घटकों का भी प्रभाव पड़ता है। इसका प्रमुख कारण है वैश्वीकरण। व्यवसाय के सूक्ष्म पर्यावरण में ग्राहकों का क्या प्रभाव होता है, ये प्रभाव होता है प्रत्यक्ष। तो व्यवसाय के सूक्ष्म पर्यावरण में ग्राहकों का प्रभाव जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण संबंधी
पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं क्या? विशिष्ट पर्यावरण। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है एग्जाम से। पर्यावरण संबंधी घटक जो व्यवसाय से अधिक घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं विशिष्ट पर्यावरण। आंतरिक व्यवसाय वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये हमने क्वेश्चन गलत बोल दिया। आंतरिक व्यवसाय वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? आंतरिक व्यवसाय वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? नीतियाँ और उसके उद्देश्य। अगर नीतियाँ अच्छी होंगी, उद्देश्य अच्छे होंगे, सही दिशा पे होंगे तो उसका एटमॉस्फेयर सही रहेगा बिजनेस का आपका। ठीक है। आर्थिक पर्यावरण से क्या प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होता है? विश्व की आर्थिक स्थिति। तो विश्व की आर्थिक स्थिति ये प्रभावित होती है। और घरेलू आर्थिक स्थिति, कानून एवं व्यवस्था। तो विश्व की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है, विश्व की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। दूसरा आपका है क्या? घरेलू आर्थिक स्थिति और कानून एवं व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। व्यावसायिक वातावरण में होने वाली तकनीकी परिवर्तन का क्या परिणाम होता है? वो होता है ई कॉमर्स और ई बैंकिंग। तो व्यावसायिक वातावरण में होने वाली तकनीकी परिवर्तन के क्या परिणाम होते हैं? ई कॉमर्स और ई बैंकिंग। हम जानते हैं भाई व्यावसायिक वातावरण में अगर तकनीक परिवर्तन किए जाएंगे तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे। तो परिणाम क्या है? ई कॉमर्स और ई बैंकिंग में आप जितना आप सुलभ बनाएंगे उतना ही जो है व्यवसाय आगे बढ़ेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? निजी स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। समाजवाद की आधारभूत विशेषता क्या है? इसका उत्तर है पूंजी का समाजीकरण, भूमि का समाजीकरण और संपन्न वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण। तो समाजवाद की आधारभूत विशेषता क्या है? पूंजी का समाजीकरण करना, दूसरा आंसर है भूमि का समाजीकरण करना और संपन्न वर्ग की संपत्ति का अधिग्रहण करना। समाजवाद में क्या पाया जाता है? आर्थिक विषमताएं। आर्थिक विषमताएं, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब हो रहे हैं। तो आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों का किस पर अधिकार होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों का किस पर अधिकार होता है? पूंजीपतियों का, उपभोक्ता का और संपूर्ण समाज का। ठीक है। नेक्स्ट आइए 33 क्वेश्चन। स्वर सत्ताधारी आर्थिक प्रणाली क्या है? ये क्या है? पूंजीवाद है। स्वर सत्ताधारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है? ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। इसका आंसर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट, आर्थिक नीति के लक्ष्य क्या हैं? तो उसका उत्तर क्या है? निर्यात को बढ़ाना। ठीक है। दूसरा आंसर क्या है? आर्थिक स्थायित्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो आर्थिक नीति के लक्ष्य क्या हैं? निर्यात को बढ़ाना है, आर्थिक स्थायित्व और आर्थिक आपकी आत्मनिर्भरता। राजकोषीय नीति के साथ किस नीति को बनाया जाना चाहिए? तो राजकोषीय नीति के साथ मौद्रिक नीति को भी बनाया जाना चाहिए। आइए 37 क्वेश्चन में। मौद्रिक नीति की विफलता का क्या कारण है? तो मौद्रिक नीति की विफलता का कारण क्या है? काले धन का प्रवाह। तो काले धन का प्रवाह जो है वो मौद्रिक नीति की विफलता का कारण है। आर्थिक नीति के महत्व क्या है? आर्थिक नीति के महत्व है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना। तो आर्थिक नीति का महत्व क्या है? अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना और अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाना। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कौन से हैं? तो आर्थिक नियोजन उद्देश्य कौन से? आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और राजनीतिक उद्देश्य। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40। भारत में किस प्रकार के मूल्यों का सर्वोपरि माना जाता है? तो भारत में किस प्रकार के सर्वोपरि माना जाता है? सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों में। तो इतने ही क्वेश्चन हमने इस आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। ये पार्ट 1 है। अभी इसके
10 पार्ट और आने हैं और मैं कोशिश करूँगा इससे ज़्यादा ही पार्ट बनाऊँ। मेरी कोशिश ये है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाए, जिससे कि आप नेट के एग्ज़ाम में आराम से इसको क्वालिफाई कर सकें नेट को। और उसमें एक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। मैंने क्या किया है कि इसको बहुत ही शॉर्ट किया है, ठीक है, कि आपको रिवाइज करने पॉइंट टू पॉइंट जो है मैंने इसको बनाया है। और जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके कॉमर्स के, सब हायर एजुकेशन के आते हैं या इंटर कॉलेज के एग्ज़ाम आते हैं, ठीक है। इंटर कॉलेज मतलब ये होता है कि जो आपके टीजीटी हो गए, पीजीटी हो गए, इनके एग्ज़ाम आते हैं, इनमें भी इन क्वेश्चनों को काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और अन्य अपने मित्रों को या दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।